Hello dear students, this is Bashir Ahmed Khojri and this time with a lecture about agriculture for the students of class 10th. And this chapter is mentioned in the geography book of class 10th. इस चैप्टर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और अभी इस क्लास में हम पार्ट 1 के साथ डील करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, आप लोगों से ही एक बात पूछते हैं कि अगर हम कश्मीरी किसी भी गांव या शहर में देखते हैं, अगर एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो पहली बात है कि ये शहर में नहीं, गांव में किया जाता है। इट इज प्रैक्टिस्ड मोस्टली इन विलेजेस। और कश्मीर में अगर देखते हैं, श्रीनगर की सराउंडिंग से लेके अप टू द बॉर्डर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर यूटी, हर जगह आप देखते हो कि एग्रीकल्चर ही लोगों की मेन ऑक्यूपेशन है और यही हाल पूरे इंडिया का है। तो शॉर्ट में अगर हम देखते हैं, एज पर आवर बुक, हमारी बुक के मुताबिक जो डेटा अवेलेबल है, इंडिया का जो वर्क फोर्स है, अबाउट 50% ऑफ द वर्क फोर्स ऑफ इंडिया इज directly engaged in agricultural activities. So how much? About 55% of Indian workforce, इंडिया का जो वर्क फोर्स है उसका 55% एग्रीकल्चर के साथ डायरेक्टली लिंक है और बहुत सारे हैं, many more people are indirectly dependent on the agricultural activities. अगर 55% डायरेक्टली है तो many more are indirectly dependent on agriculture. Next, इंडिया का एग्रीकल्चर अगर हम देखते हैं तो इट एंश्योर्स, ध्यान दो, इंडिया का एग्रीकल्चर जो है इट एंश्योर्स फूड सिक्योरिटी। जो इंडिया के लोगों को फूड सिक्योरिटी एंश्योर होती है, इट इज बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर। सो वी कैन से दैट एग्रीकल्चर एंश्योर्स फूड सिक्योरिटी। और एक चीज है कि व्हेन एग्रीकल्चर 55%, about 55% of the workforce is directly engaged in the agricultural activities, more people are indirectly dependent on the agricultural activities and it ensures food security. तो क्या does it have any share in the country GDP, gross domestic production में क्या एग्रीकल्चर का कोई शेयर है? और हमारी एनसीईआरटी बुक से जब हम देखते हैं, ये याद रखो, अगर बुक में कहीं आए कि द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द जीडीपी इज, सपोज कुछ भी डाटा दिया हुआ हो, ये याद रहे कि इट चेंजेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, इट चेंजेस। आपको वो नहीं याद रखना है कि हमारी बुक पे 3 साल पहले का दिया हुआ है कि जीडीपी में 26% सपोज, या 12% या 13%, 14%, पर जो भी है इट इज, तो आज भी हम वही याद रखेंगे, इट चेंजेस। तो अगर जनरली हम देखते हैं, इट हैज ए कंसिडरेबल कंट्रीब्यूशन, हम बोल सकते हैं कंट्रीब्यूशन है कंट्री की जीडीपी पे, कंट्रीब्यूशन ऑन जीडीपी। लेकिन एग्जैक्ट एक ही डेटा लेके हम सालों नहीं चल सकते हैं। हर साल जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया आती है और रिपोर्ट आता है, वो उस साल के लिए वैलिड होता है। ये आपको हर साल देखना पड़ेगा कि हाउ मच शेयर इन द कंट्री जीडीपी इज फ्रॉम द एग्रीकल्चर। तो इन शॉर्ट, जीडीपी में भी एक हिस्सा, कंसिडरेबल कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर की। इट एंश्योर्स फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। 55% workforce directly linked or directly engaged in the agricultural activities. More people are indirectly dependent on the agriculture. Keeping these things in mind, इन चीजों को अगर हम देखते हैं, we can conclude, हम safely बोल सकते हैं कि India is predominantly an agricultural country. तो एक पॉइंट है
कि हाउ कैन वी जस्टिफाई इंडिया, जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट इंडिया इज अ एग्रीकल्चरल कंट्री। तो ये क्लियर हुआ, इंडिया इज अ एग्रीकल्चरल कंट्री। तो इसके फेवर में हमने 4 बातें बोली। नेक्स्ट पॉइंट जो हम यहां लाते हैं, ध्यान दो, आपसे ही कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान रहे, ध्यान दो। जब हम सुबह नींद से जागते हैं तो क्या क्या करते हैं? मुंह से हाथ मुंह धोया या नहाया, नहाने के बाद हम क्लॉथ, कपड़ा चेंज करते हैं, वी चेंज द क्लोथ्स, हमने कपड़े चेंज किए। उसके बाद वी कश्मीरीज यूजुअली वी टेक टी, ठीक है, टी के साथ चपाती, ठीक है। और कहीं कहीं जम्मू रीजन में अगर हम देखते हैं तो यहां कुछ वेजिटेबल्स भी खाते हैं, वेजिटेबल्स, ठीक है। फिर दोपहर के खाने में हम क्या करते हैं? ध्यान दो, दोपहर के खाने में यूजुअली राइस है, राइस, उसके बाद राइस के साथ भी कुछ वेजिटेबल्स, ध्यान रहे, वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स के बाद अगर हम देखते हैं तो हो गया खाना और चाय। और हम क्या करते हैं? खाना चाय ये तो हो गया, और भी कुछ चीजें हैं जो हम करते हैं, जैसे फ्रूट्स, फ्रूट्स हम खाते हैं, या जनरली हम पल्सेस भी खाते हैं, सीरियल्स। कहां से आते हैं ये चीजें? क्लोथ्स कहां से बने? अगर हम मेरी शर्ट देखो, इस पे लिखा है पीछे से 100% कॉटन, तो एक कॉटन कहां से आया? ध्यान रहे, क्लोथ्स अगर एक कॉटन का बना है, इफ इट इज मेड ऑफ कॉटन, तो कॉटन इज एन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। हमारे पास देखो बैग यूजुअली या रोप्स यूजुअली वो एक फाइबर से बने होते हैं, दैट इज कॉल्ड जूट। और जूट जो है, इट इज एन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। जूट इट इज एन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, ये भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। हमने चाय पी, टी पी, मॉर्निंग में या इवनिंग में, या जब भी हम कहीं जाते वी प्रेफर टू हैव टी, तो ये टी जो है इट इज एन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, ये भी है। चपाती या तो जिस किसी चीज की भी बनी हो, चाहे आपने किसी भी आटे की बनाई हो, होल व्हीट हो, फाइन आटा हो, चक्की आटा हो, मल्टीग्रेन आटा हो, तो है निकला कहां से? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ये भी है। वेजिटेबल्स भी एग्रीकल्चर से ही आई है, राइस भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस का ही फल है। वेजिटेबल्स एग्रीकल्चर, फ्रूट एग्रीकल्चर, पल्सेस एग्रीकल्चर, सीरियल्स एग्रीकल्चर। तो इट मीन्स एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स, क्या देता है? इनमें से देखो, इन्हीं चीजों को अगर आप जान से देखो, जरा क्लासिफाई हम कर लेंगे। फूड आइटम्स यहां क्या थे? फूड आइटम्स, फूड आइटम्स में राइस आया, फूड आइटम्स में व्हीट, पल्सेस, सीरियल्स, फ्रूट्स, टी भी आई इसी के साथ। तो ये वाली चीज है, दैट मीन्स एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड आइटम्स। क्या फूड आइटम्स के बगैर एग्रीकल्चर कुछ और हमें देता है? ध्यान दो, वही बात मैं रिपीट कर रहा हूं, माई शर्ट इट इज मेड अप ऑफ कॉटन। और कॉटन जो है ये भी प्रोसेस होके इंडस्ट्री से, ये शर्ट एक इंडस्ट्री से बन के आई, उस इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल एग्रीकल्चरल फील्ड से आया, जहां कॉटन की ग्रोथ हो रही थी, वहां कॉटन एग्रीकल्चर का एक प्रोडक्ट है, वो इंडस्ट्री में गया, कॉटन इंडस्ट्री में गया, कॉटन इंडस्ट्री में उसको वीव करके, थ्रेड बना के, कपड़ा बना के, फिर मार्केट में शर्ट पहुंची और मेरे पास पहुंची। दैट मीन्स उस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एग्रीकल्चर ने प्रोवाइड क्या किया? रॉ मटेरियल। हाँ, that means this agriculture provides raw material to
certain industries. Agriculture provides एक तो food item and it also provides raw materials to many industries. कुछ इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल भी एग्रीकल्चर से ही आता है. जूट इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल इंडस्ट्री से आया, ये रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आया. कॉटन टेक्सटाइल मिल्स के लिए एग्रीकल्चर से ही रॉ मटेरियल आया. सिल्क इंडस्ट्री के लिए एग्रीकल्चर से ही रॉ मटेरियल आया. दैट मीन्स दो चीजें तो यहां क्लियर हुई कि एग्रीकल्चर क्या देता है हमें. पहली बात फूड, इट प्रोवाइड्स फूड, इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स फॉर टू मेनी इंडस्ट्रीज. और एक बात है, जब हमने ये बात की कि 55% of the Indian workforce is directly associated or dependent on the agriculture and more are indirectly dependent on the agriculture, so can't we say it provides employment? Agriculture provides employment. ये employment भी उन लोगों को देता है who are directly dependent on it. अगर employment है, that means it is a source of livelihood. Agriculture is a source of livelihood. हो गया. सो एग्रीकल्चरल कंट्री इंडिया को क्यों कहेंगे, ये जस्टिफाई हो गया. उसके बाद एग्रीकल्चर से हमें मिलता क्या क्या है? फूड, रॉ मटेरियल, एम्प्लॉयमेंट. इट इज अ सोर्स ऑफ लिवलीहुड टू मैनी पीपल. अब बात करते हैं, अगर जीडीपी में इसका हिस्सा है, अगर 55% वर्क फोर्स या उससे ज्यादा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस पे डिपेंडेंट है, अगर ये इंश्योर करता है फूड सिक्योरिटी, इससे फूड आइटम्स मिलते हैं, रॉ मटेरियल्स टू इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयमेंट एंड सोर्स ऑफ लिवलीहुड. व्हाट आर द फीचर्स? क्या फीचर्स है इंडियन एग्रीकल्चर की? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर? इंडियन एग्रीकल्चर के फीचर क्या है? ध्यान देना. फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ध्यान दो. इंडिया, अगर हम देखते हैं एज पर अवर टेक्स्ट बुक, हमारी टेक्स्ट बुक पे लिखा है कि इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया एंड बाय पॉपुलेशन सेकेंड. बाय एरिया 7th, बाय पॉपुलेशन सेकेंड. इफ इंडिया इज ए कंट्री, लार्ज कंट्री है, तो वर्ल्ड एरिया, जो लैंड एरिया है वर्ल्ड का, how much area is under India? It is just 2.4% of world area. India has an area of 2.4% of the world area. तो population भी कितनी होनी चाहिए? इतनी ही ना, 2.4 ही. लेकिन जब हम बात करते हैं what is population of India according to 2011 census, 2011 census के मुताबिक तब से तो बढ़ ही गई होगी, तो it is 17.5%. दैट मीन्स जितने लोग एग्रीकल्चर के लिए जमीन अवेलेबल होगी उससे बहुत कम, एरिया बहुत कम और लोग बहुत ज्यादा, तो क्या कंक्लूड करेंगे? क्या अगर मैं ये बात बोलूं कि इन इंडिया फार्मर्स हैव बिग एस्टेट्स, ऐसा मुमकिन है हर फार्मर के पास ज्यादा जमीन होगी कि मेजॉरिटी फार्मर्स के पास कम जमीन होगी? हाँ, यस, मेजॉरिटी फार्मर जो इंडिया के हैं, दे ओन स्मॉल लैंड होल्डिंग्स. तो जो फार्मर्स इंडिया के हैं, फार्मर्स, इनमें से जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी दे ओन स्मॉल लैंड होल्डिंग्स. अब लैंड होल्डिंग्स छोटी छोटी है. यहां स्टूडेंट्स के लिए एक प्रोजेक्ट वर्क में देना चाहूंगा कि आप अपनी लोकेलिटी में ही देखिए, कम से कम 10 घर का आप जाइए और देखिए किसके पास कितनी जो लैंड होल्डिंग है कितना है. जैसे अगर मैं अपने घर का बोल दूंगा कि मेरे पास जस्ट 5 कनाल्स ऑफ लैंड है मेरे पास, तो ऐसे ही आप हर फैमिली 10 फैमिलीज को विजिट कीजिए और देखिए कि किस घर के पास कितनी जमीन है.
फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। तो फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस आपको वहां से यही दिखेगा कि मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स दे ओन स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। अब जब स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है, लोग ज्यादा, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, तो क्या है, हम जो एग्रीकल्चर करते हैं तो ये मेजॉरिटी जो हमने यहां मेंशन की, क्या ये मेजॉरिटी कमर्शियल पर्पस के लिए फिर इस एग्रीकल्चरल फील्ड को यूज करते हैं कि फॉर देयर ओन कंजप्शन? तो नेचुरली जब स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है, दे प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, ये प्रैक्टिस करते हैं एग्रीकल्चर, बट नॉट फॉर द कमर्शियल पर्पस। मेजॉरिटी किसके लिए करती है? फॉर देयर ओन कंजप्शन। और यहां से एक और बात कि हम यहां पूरे इंडिया में जो एग्रीकल्चर करने वाले लोग हैं, यूजुअली एग्रीकल्चर जो करता है ऐसा माना जाता है जैसे एजुकेशन से बाहरी फील्ड है। जो पढ़ाई में कमजोर होता है इसको एग्रीकल्चर में डाल दो, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज घर में वही करता है जो पढ़ाई में थोड़ा सा पीछे रहे। और जो ही हम किसी बच्चे को एग्रीकल्चर काम देते हैं वो पढ़ाई से पीछे रहता है। जो ये एग्रीकल्चर एजुकेशन से हट गया है, इससे क्या हुआ कि अनपढ़ लोग ज्यादातर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस इंडिया में ज्यादा अनपढ़ लोग ही इसमें इन्वॉल्व है। और बिकॉज ऑफ दैट थिंग, जब एजुकेटेड लोग एग्रीकल्चर के साथ ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है तो उसे क्या हुआ, हमारे फार्मर जो है दे प्रैक्टिस एज ओल्ड प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर वो करते हैं लेकिन जो मेथड्स है दे आर एज ओल्ड, ट्रेडिशनल मेथड्स। कोई मॉडर्न साइंटिफिक टूल्स वो ज्यादा यूज नहीं करते, दे प्रेफर कि हम पुराने मेथड से ही एग्रीकल्चर करें। So because of the non-utilization, fully non-utilization of the agricultural technologies, new inventions, new innovations in agricultural practices, हमारे देश में क्या होता है कि लोग प्रोडक्टिविटी जो एग्रीकल्चर की है वो कम है। तो एक और फीचर है कि जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी दैट इज लो। और लो क्यों है? एक रीजन है कि हम नए मेथड, साइंटिफिक मेथड्स अप्लाई नहीं करते हैं। एक रीजन है ये लो होने का, ये भी हो सकता है कि यहां ज्यादातर गरीब किसान जो है दे आर अनेबल टू इन्वेस्ट एग्रीकल्चर में। पहले तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे आपको फर्टिलाइजर्स लाने हैं, आपको वीडिसाइड्स लाने हैं, पेस्टिसाइड्स लाने हैं, आप जो इट इज जो गरीब लोग हैं, गरीब किसान है, दे आर अनेबल कि वो ये सारी चीजें इसमें डाल दें। सो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कैपिटल, because of lack of capital with the farmers, they are unable to invest initially on different requirements of the agriculture. तो यहाँ की प्रोडक्टिविटी कम है। because of the lack of the storage facilities, यहाँ प्रोडक्शन कम है। एंड वन मोर थिंग, हमारा एग्रीकल्चर जो इंडिया में है, इट इज mainly डिपेंडेंट ऑन द monsoons. It is mainly dependent on monsoons. न्यूज में हम यूजुअली सुनते हैं इस साल मॉनसून फेल हुए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डाउन हुई, फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन कम हुई। कभी ये फेवरेबल होते हैं तो प्रोडक्शन ठीक रहती है, और कभी क्या होता है ज्यादा मॉनसून आई, ज्यादा बारिश हुई, फ्लड आया। दैट मीन्स जब तक our agriculture is dependent on the monsoons, we are bound to have low production. Production हमारे पास बिल्कुल कम रहेगी एग्रीकल्चर की, ठीक है। सो सम ऑफ द फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, तो पहला क्या है कि फार्मर्स ओन स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। सेकेंड, एग्रीकल्चर इज मोस्टली डन फॉर ओन कंजप्शन, कमर्शियल पर्पस के लिए बहुत कम किया जाता है। और जो लोग क्या करते हैं, मॉडर्न मेथड्स एग्रीकल्चर में अप्लाई नहीं करते हैं, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डाउन है। और एक फीचर हम बोलते हैं कि यहाँ का एग्रीकल्चर जो है मोस्टली, ये नहीं कि हर जगह, मोस्टली इट इज डिपेंडेंट ऑन द मॉनसून्स।
ठीक है। तो नेक्स्ट जो है इसी चैप्टर में हमें वो है, ध्यान दो, वो हमें है प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। मेरा एक कोलीग है, ही इज ऑल्सो ए टीचर, जिसका नाम है मीर अशरफ, फ्रॉम ए स्मॉल विलेज। का गांव का नाम है माझामा, और ये माझामा गुलमर्ग रोड पे पड़ता है, नियर रेलवे स्टेशन माझामा, सम 17 किलोमीटर्स फ्रॉम श्रीनगर। इस मीर अशरफ के पास एक एप्पल ऑर्चर्ड है, एप्पल बाग एक है जिसमें एप्पल ट्री उगते हैं ऑन ए लैंड ऑफ 17 कनाल्स। और जब मैंने मीर अशरफ से पूछा कि आप बोले हमें कि क्या फायदे आए आपको इस एप्पल ऑर्चर्ड से, आपने ये अपना जो इस पे वो पहले आज से 10-15 साल पहले राइस उगाता था, उसी को उसने कन्वर्ट किया, उस पे एप्पल ट्री लगाए, और हर साल अब उसका क्रॉप तो बनता है, एप्पल बनते हैं, कि आपको फायदे क्या है। तो उसने सुनो उसने क्या कहा, उसकी कहानी ध्यान दो, उसने क्या कहा। स्टार्ट में जब, ध्यान दो उसी के वर्ड्स, स्टार्ट में जब हम ये करते हैं तो 7-8 साल तक मैं खसारे में आ गया। मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया, बहुत नुकसान हुआ। 7-8 साल तक मैं कोई पैसा वहां से नहीं उठा पाया इन 17 कनाल से। उसके बाद इतना ही नहीं, इसमें बहुत नॉलेज चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इस प्लांटेशन, जब आप ये क्रॉप लगाते हो, एप्पल ट्रीज आपने लगाई, कुछ चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए, इनकी प्रूनिंग कब करनी है, आपको पता होनी चाहिए कौन सी दवाई कब यूज करनी है, ये उसी के वर्ड से। और आपको पता होना चाहिए कि इसमें इरिगेशन कब करनी है। एक और चीज उन्हीं से पता चली कि इसमें फर्टिलाइजर्स भी बहुत यूज होते हैं, और साल में कम से कम 6 से 8 दवाइयां बाग को देनी पड़ती है। आपके पास एक मोटर होना चाहिए, एक एक्सपर्ट होना चाहिए जो फिर दवाई भी इन पेड़ों पे लगाएं, और आपके पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए, और टाइम पे स्टोरेज फैसिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि हर बार टाइम पे ग्राहक नहीं मिलते। ये उसकी कहानी है। अब देखिए मीर अशरफ साहब हमें क्या क्या कहता है। स्टार्ट में उसने कहा कि बहुत टाइम तक रिटर्न्स नहीं मिलते हैं। इतना ही नहीं, वो जोड़ देता है इसमें कि आज भी पहले कम से कम मुझे 2-2.5 लाख हर साल इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, फिर पता ही नहीं है कि कंप्लीट कब होगा। तो दैट मीन्स ये प्लांटेशन जो है इट इज कैपिटल इंटेंसिव। प्लांटेशन फार्मिंग इज कैपिटल इंटेंसिव। दूसरा इसने बात बोली कि पता होना चाहिए कब क्या करना है, कब कौन सी दवाई लगानी है। दैट मीन्स इट डिमांड्स, ये डिमांड करता है मैनेजरल एबिलिटीज, मैनेजरल एबिलिटी, इट डिमांड्स टेक्निकल नो हाउ, और इसी की जुबान से हमने सुना इसमें डिमांड होती है फर्टिलाइजर्स की, फर्टिलाइजर लगाने हैं, और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, कोल्ड स्टोरेज, और सोफिस्टिकेटेड मशीनरीज। ये एप्पल ऑर्चर्ड की बात है। लेकिन हमने ऊपर बात क्या की, प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग पे अब आएंगे। प्लांटेशन फार्मिंग को बुश फार्मिंग या ट्री फार्मिंग भी कहते हैं, और एज पर आवर बुक ये प्लांटेशन फार्मिंग इंडिया में 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस की। और प्लांटेशन क्रॉप वो क्रॉप होता है कि जहां हमने एक साल पेड़ लगाया, ये सालों तक चलता है और फल देता रहता है। और हमारी लोकेलिटी से स्टार्ट करते हैं तो प्लांटेशन क्रॉप में एप्पल है, प्लांटेशन क्रॉप में बादाम के ट्रीज आएंगे, चेरी आएंगे, इसमें कोकोनट है, इसमें रबर ट्री भी है, इसमें मैंगो भी है, इसमें टी गार्डन्स है, टी है, इसमें कॉफी है।
These are the plantation crops. The plantation crops, standing crops, जो एक बार लगाने के बाद सालों तक ये फल देते रहते हैं, those are called the plantation crops. और plantation crops क्या डिमांड करते हैं? Capital. These are capital intensive. They demand managerial ability. We should know the technical know-how. इन्हें कब क्या बाग में करना है, फर्टिलाइजर्स यूज करने पड़ते हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए, और उसके बाद सोफिस्टिकेटेड मशीनरी आपके पास होनी चाहिए. दीज आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांटेशन क्रॉपिंग. हो गया. तो दिस इज ऑल इन पार्ट 1. पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में जब टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से कोशिश कर लेंगे कि इस एग्रीकल्चर चैप्टर को एंड तक ले जाएंगे. थैंक यू.